वेलकम टू तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज। तक्षशिला ने सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने का एक सीरीज स्टार्ट किया है और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सी सेट का कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेरे साथ है डॉक्टर एच.एस. सिद्धू सर, जो तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज के एकेडमिक हेड है। वेलकम सर। Thank you very much. Thank you. Yes, of course, we can start. आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 2023 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सीसेट पेपर में से हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ए बॉक्स कंटेन्स 14 ब्लैक बॉल्स, 20 ब्लू बॉल्स, 26 green balls, 28 yellow balls, 38 red balls and 54 white balls. Consider the following statements. 6 कलर्स की बॉल दी हुई हैं, तो हमने नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर हमने वेरीफाई करना है whether the given statements are correct or not. सो ये हमारा मेन क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द स्मॉलेस्ट नंबर n सच दैट एनी n बॉल्स ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स रैंडमली मस्ट कंटेन वन फुल ग्रुप ऑफ एट लीस्ट वन कलर इज 175। हमने एक स्मॉलेस्ट सेट ऑफ बॉल्स देखना है कि उस सेट को अगर हम लेते हैं तो उसमें एट लीस्ट एक कलर की सभी बॉल्स इंक्लूडेड हों, हमें ये देखना है। तो 6 कलर्स की बॉल्स हैं। हम पहले ये देखते हैं कि अगर हम उन सभी 6 कलर्स की बॉल्स में से अगर हम एक एक बॉल माइनस कर देते हैं तो वो कितनी बॉल्स बनती हैं। तो हमारे पास हैं यहाँ 14 ब्लैक बॉल्स हैं, उसमें से एक माइनस कर देते हैं 13। 20 ब्लू बॉल्स हैं, उसमें से एक माइनस कर देते हैं 19। 26 ग्रीन बॉल्स हैं, उसमें से एक माइनस कर देते हैं 25। 28 येलो बॉल्स हैं, उसमें से एक माइनस कर देते हैं 27। 38 रेड बॉल्स हैं, -1 दैट इज इक्वल टू 37 एंड 54 वाइट बॉल्स हैं, -1 इज इक्वल टू 53। तो ये सभी बॉल्स में से एक एक बॉल छोड़ के हमने टोटल नंबर लिया है। सो अगर हम ये नंबर लेते हैं, ये कितनी बॉल्स हो गई 32, 52 एंड 90। ये हो गया हमारे पास 84 and 90, so this total becomes 174. so ये 174 बॉल्स का सेट अगर हम लेते हैं तो चांसेस आर देयर कि इसमें से किसी भी कलर की बॉल्स जो हैं वो कंप्लीट सेट ना हो, किसी भी कलर का की बॉल्स का, या किसी कलर की बॉल्स सभी की सभी ना हो उसमें। सो दैट इज वाई 174 में से अगर अब हम एक बॉल किसी भी कलर की ऐड कर देते हैं तो वी आर वेरी मच श्योर नाउ दैट 175 बॉल्स अगर हम निकालेंगे, एक सेट लेंगे 175 बॉल्स का, तो उनमें से ज़रूर किसी न किसी एक कलर की बॉल्स हैं जो वो सभी की सभी एक कलर की बॉल्स निकल जाएंगी, राइट? जैसे या 14 ब्लैक या 20 ब्लू या 26 ग्रीन, इस तरीके से एक यू कैन से कंप्लीट सेट ऑफ बॉल्स ऑफ वन कलर उसमें मिलेगा हमें। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर n such that any n balls drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color is 175। हमारे पास 175 ही आया है। सो वेरीफाई हो गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड है, द स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट
any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167. सो अब हमने वो देखना है कि ऐसा मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है बॉल्स का जिसके अंदर के हो सकता है कि किसी न किसी कलर की बॉल मिस हो, राइट? तो इसके लिए हम लेंगे कि लेट सपोज हमने 54 बॉल्स ली और वो सभी के सभी बॉल्स वाइट निकल गई। हमने 38 बॉल्स और ली, वो सभी की सभी बॉल्स रेड निकल गई। हमने 28 बॉल्स और ली, वो सभी की सभी बॉल्स येलो निकल गई। हमने 26 बॉल्स और ली, वो सभी की सभी ग्रीन निकल गई। हमने 20 बॉल्स और ली और वो सभी की सभी ब्लू निकल गई। तो ऐसी कितनी बॉल्स हो गई जिसमें अभी तक ब्लैक कलर की बॉल ही नहीं आई, जो हमने ये केस लिया है। तो ये हो गया हमारे पास 92 एंड ये हो गया हमारे पास 54, ये हो गया 20। इसका टोटल हो गया 146 एंड 20, दिस बिकम्स 166। सो 166 बॉल्स हैं ये। अगर हम इस तरीके से 166 बॉल्स लेते हैं तो ऐसा चांस हो सकता है कि उसमें ब्लैक कलर की कोई भी बॉल ना हो। तो अगर हम अब इसमें एक बॉल ब्लैक कलर की ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 167 बॉल्स बन जाएंगी, राइट? तो आई मीन टू से कि अगर हम मिनिमम 167 बॉल्स लेते हैं तो वी बिकम वेरी मच श्योर कि उसके अंदर हर कलर की एक एक बॉल रहेगी जो 6 कलर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ भी यही दिया है कि स्मॉलेस्ट नंबर m such that any m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color is 167। 167 ही आया है, सो ये भी वेरीफाई हो गया, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो देख के हम ये बोल सकते हैं कि आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आई होप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आई होगी। अगर किसी कैंडिडेट की कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आई वुड बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 0 इज रिटन एज CHUR देन हाउ इज प्लेयर रिटन। तो ये रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली क्या होता है कि हमें ये एक इन्होंने सैंपल दे दिया कि 0 की कोडिंग हमने इस तरीके से की है। अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो प्लेयर की कोडिंग हम क्या करेंगे, प्लेयर का कोड क्या रहेगा, ये हमने बताना है। मैं यूजुअली सजेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं तो हम अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, जैसे ABC पूरी अल्फ़ाबेट अप टू Z हम लिख लेते हैं, राइट? तो उसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। एक बार अल्फ़ाबेट को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं, Z Y X एंड सो ऑन। इसकी भी हम रिवर्स ऑर्डर में नंबरिंग कर लेते हैं 26 25 24 एंड सो ऑन। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर इस पैटर्न को फॉलो करके गलती के चांसेस कम रहते हैं एंड कंफ्यूजन नहीं होती, रिलैक्स्ड रहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। लेकिन यहाँ मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँगा। हमें दिया हुआ है 0, 0 का कोड दिया हुआ है CHUR, दिस इज द कोड फॉर 0। ये गिवन है। हमने देखना है कि इसमें क्या पैटर्न बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, राइट? तो अगर मैं Z से मूव करता हूँ C पे तो Z के बाद A के बाद B के बाद C। तो दैट मीन्स मुझे 3 लेटर्स आगे जाना पड़ा। Similarly E to H
FGH, मुझे 3 लेटर्स आगे जाना पड़ा। सिमिलरली RSTU, मुझे 3 लेटर्स आगे जाना पड़ा। सिमिलरली OPQR, मुझे 3 लेटर्स आगे जाना पड़ा। तो मेरे पास कोड कौन सा बन गया? CHUR, ये 0 का कोड आ गया। अब मैं इसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ एंड जो इन्होंने वर्ड पूछा है प्लेयर, अब हम उसका कोड देखते हैं क्या बनेगा, उसको हम कैसे लिखेंगे इस पैटर्न में। PLAYER, राइट? यस। तो अगर हम उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, 3 लेटर्स गिवन लेटर से आगे मूव करते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? P का कोड QRS, S हो जाएगा। L का कोड MNO, A का कोड BCD, Y का कोड ZAB, E का कोड FGH एंड R का कोड STU हो जाएगा। सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर बन जाएगा SODBHU। तो ये हम गिवन ऑप्शंस में देख सकते हैं। अगर हम गिवन ऑप्शंस को देखते हैं तो D है जो, वो हमारा आंसर है SODBHU। सो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, उसकी एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A is older than B, C and D are of the same age, E is the youngest, F is younger than D, F is older than A. How many statements given above were required to determine the oldest person or persons? हमने ये जो हमें ग्रुप दिया है ABCDEF पर्सन्स का, हमने फाइंड आउट करना है कि इनमें से ओल्डेस्ट पर्सन या पर्सन्स कौन हैं। एंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि उसको डिटरमिन करने के लिए हमें ये जो गिवन 5 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, कितनी स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी स्टेटमेंट्स सफिशिएंट हैं। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ इसको। तो इसको हम देखते हैं। A इज़ ओल्डर देन B, मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, A B से बड़ा है, कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। क्लियर? C and D are of the same age, C and D are of the same age, इसलिए मैंने इक्वल लिख दिया, that C and D's age is same, राइट? यहाँ A बड़ा था, B छोटा था, A को ऊपर लिख लिया, B को नीचे लिख लिया। E is the youngest, E सबसे छोटा है, इसको यहाँ लिख देते हैं। F is younger than D, F D से छोटा है, यहाँ लिख देते हैं। F is older than A, F A से बड़ा है, अगर F A से बड़ा है तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ F आ जाएगा, F से बड़ा C and D है। ओके, तो हमें ये डिटरमिन हम कर पाए कि इस ग्रुप में से सबसे बड़े लोग कौन हैं, C and D हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमें गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन कौन सी स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी, कौन कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट हैं, कौन कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जिसकी ज़रूरत नहीं थी, जिसके बिना भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते थे। ये चीज़ें होती है। कई बार यहाँ पूछ लेते हैं कि सुपरफ्लुअस स्टेटमेंट कौन सी है इनमें से। सुपरफ्लुअस मीन्स कि वो कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए ही नहीं थी, फिर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो समटाइम्स वैसा भी पूछ लेते हैं। तो हम इसको देखते हैं। A इज़ ओल्डर देन B, A ये जो स्टेटमेंट 1 है, ये A एंड B के बीच में रिलेटिव पोजीशन है जो उनकी, वो डिटरमिन करती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, राइट? तो इसलिए ये स्टेटमेंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है C एंड D आर ऑफ द सेम एज, ये पहली स्टेटमेंट से एकदम इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसका A एंड B से कोई रिलेशन नहीं है, C एंड D की बात कर रहा है, इसको सेपरेट लिख लिया। E इज़ द यंगेस्ट, ये रिलेटिव पोजीशन E की बताता है इन सभी लोगों के बीच में कि E सबसे छोटा है। एंड F इज़ यंगर देन D, ये जो
जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये सी डी एंड एफ के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करती है yes, एंड एफ इज ओल्डर देन ए। जी जो ये जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ये एफ एंड ए के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करती है, राइट। yes, अगर मैं ये मान लूँ कि मैं ओनली स्टेटमेंट 2 ले लेता हूँ, सी इज इक्वल टू डी, ओनली स्टेटमेंट 4 ले लेता हूँ, एफ इज यंगर देन डी, राइट, ओनली स्टेटमेंट 5th ले लेता हूँ, एफ इज ओल्डर देन ए, तो मेरे पास कितनी इंफॉर्मेशन आएगी? मेरे पास सिर्फ इतना ही मैं डिटरमिन कर पाऊंगा कि ये जो लोग हैं इन लोगों के बीच ही मैं रिलेशन बता पाऊंगा बाय यूजिंग द स्टेटमेंट 2, 3 एंड 5, राइट। yes, sir. So without statement 1 I would not be able to find that B कहाँ है। हो सकता है B फिर यहाँ हो, ओके। तो स्टेटमेंट 1 इसको क्लियर करती है कि B A से छोटा है, Yes, sir. राइट। एंड सिमिलरली इसमें स्टेटमेंट अगर मैं 4 लेता हूँ, राइट, सॉरी यहाँ मैंने स्टेटमेंट 4 लिखना है, तो इट मीन्स क्या है कि स्टेटमेंट 2, 4 एंड 5 अगर मैं यूज़ करता हूँ तो स्टेटमेंट 2, 4 एंड 5 से मैं सिर्फ यही रिलेशन डिटरमिन कर पाऊँगा, राइट। एंड Yes. स्टेटमेंट 1 है जो ए एंड बी की रिलेटिव पोजीशन बताती है, उसके बिना मुझे पता नहीं था बी कहाँ है, हो सकता है बी सबसे बड़ा होता, लेकिन स्टेटमेंट 1 ने क्लियर कर दिया कि नहीं बी बड़ा नहीं है, बी ए से छोटा है। एंड जो मेरे पास जो स्टेटमेंट 3rd है वो बताती है ई इज़ द यंगेस्ट, तो ई यंगेस्ट है तो इसने क्लियर कर दिया कि ई सबसे छोटा है, अदरवाइज हो सकता है ई सबसे बड़ा होता, मेरे ये माइंड में रहना था क्योंकि मैं डिटरमिन नहीं कर पाता Yes. कि ई की जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती तो मुझे क्या पता चलता कि ई हो सकता है सबसे बड़ा हो, मैं कैसे कंक्लूजन पे पहुंचता। सो दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 भी अपने आप में ज़रूरी है, स्टेटमेंट 2 भी अपने आप में ज़रूरी है, स्टेटमेंट 3 भी ज़रूरी है, स्टेटमेंट 4 भी ज़रूरी है एंड स्टेटमेंट 5 भी ज़रूरी है। सो ऑल द 5 स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। सो आंसर क्या हो गया? डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Consider the following, including the question and the statements. कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके बाद क्वेश्चन दिया है, उसके बाद स्टेटमेंट्स दी हैं, हमने इसको पढ़ना है। तो क्या दिया है? देयर आर 5 मेंबर्स ए बी सी डी एंड ई इन ए फैमिली। एक फैमिली है उसमें 5 मेंबर हैं ए बी सी डी एंड ई। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू बी? क्वेश्चन ये है कि ई एंड बी के बीच में रिलेशन क्या है। पहली स्टेटमेंट है ए एंड बी आर मैरिड कपल, मैं इसको लिख लेता हूँ ए एंड बी आर मैरिड कपल, इक्वल टू का मतलब है दे आर कपल, राइट। तो लेकिन कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है मुझे नहीं पता, इसलिए अभी मैं सेक्स डिटरमिन नहीं करूँगा। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, अगर फीमेल है तो मैं उसको राउंड में लिख लेता हूँ, अगर मेल है तो मैं उसके आसपास में ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट मुझे देख के पता चल जाए कि इसका सेक्स क्या है। डी इज़ द फादर ऑफ सी। अब इसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, सो मुझे पता चला कि डी है जो वो फादर है, फादर मीन्स क्लियर वो मेल होगा, ओके। इज फादर ऑफ whom? फादर ऑफ सी, राइट। सो डी इज फादर ऑफ सी, ये मुझे पता चल गया। नेक्स्ट ई इज डी सन, ई है जो वो डी का सन है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ ई इज सन ऑफ डी, तो ई मेल है, ये भी क्लियर हो गया मेरे को, राइट। यहाँ मैं सिंगल लाइन लगा देता हूँ, सिंगल लाइन मीन्स दे आर सिबलिंग्स, तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट ए एंड सी आर सिस्टर्स। अब इस ये जो एक सेट था पड़ा, इसका रिलेशन इसके साथ जोड़ने के लिए मेरे पास स्टेटमेंट 4 है विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, उसके बिना मैं नहीं डिटरमिन कर पाऊंगा, क्लियर, राइट। क्योंकि मुझे ई एंड बी के बीच में रिलेशन देखना है, राइट। तो अब मुझे पता चल गया कि ए एंड सी सिस्टर्स हैं, मैं यहाँ ए लिख लेता हूँ, ए बी फीमेल है, सी भी फीमेल है, बिकॉज बोथ आर सिस्टर्स, ये गिवन है। अब फिर ए एंड बी आर कपल, तो ऑब्वियसली बी कौन है? मेल है। अब मुझे पता चल गया कि बी एंड ई ब्रदर्स इन लॉ हैं,
यस सर। बी ई का ब्रदर इन लॉ, ई बी का ब्रदर इन लॉ है, तो ये रिलेशन मुझे समझ में आ गया, राइट। तो अब अगर मैं देखूं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पॉन्स टू द अबव क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। पहले हम इसको पढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला कि स्टेटमेंट 4 के बिना हम ए एंड बी का इनके साथ रिलेशन नहीं जोड़ पाते थे। सो स्टेटमेंट 4 इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये कहते हैं कि ओनली 1, 2, 3 से काम चल जाएगा। सो ये तो गलत हो गया। गलत हो गया। सो इसको मैं गलत करता हूँ, राइट, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट कहते हैं स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 आर सफिशिएंट। स्टेटमेंट 1 है ए टू बी, स्टेटमेंट 3 है ई एस डी सन, ये है ए एंड सी, राइट। एंड अब देखो मुझे ए एंड सी सिस्टर्स है, ठीक है, मैं ये मान लेता हूँ ए एंड सी सिस्टर्स हैं, राइट। बट ऊपर तो कहीं ई नहीं आए, राइट, क्योंकि देखो जो स्टेटमेंट 2 है ये कहती डी सी का फादर है, एंड जो स्टेटमेंट 3 है वो कहती डी ई का फादर भी है ना। सो यहाँ से पता चला कि सी एंड ई दोनों ब्रदर सिस्टर हैं, राइट, मीन्स ई सी का ब्रदर है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट कहती है कि ए एंड सी सिस्टर्स हैं, तो उससे हमें पता चला कि बी जो है वो ई का ब्रदर इन लॉ है, राइट। सो दैट इज वाई विदाउट इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट 2 हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। हमें ये पता नहीं चल पाता कि इनमें से ई का बी के साथ क्या रिलेशन है, राइट। सो देयरफॉर दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये डी का सी के साथ रिलेशन जोड़ती है, अगली स्टेटमेंट डी का ई के साथ रिलेशन जोड़ती है, उससे अगली स्टेटमेंट ए का सी के साथ रिलेशन जोड़ती है, एंड फिर हम इसको यहाँ लाते हैं, फिर हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ई। सो देयरफॉर वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज आल्सो incorrect, right। all four statements together are sufficient to answer the question। हमने चारों statements को use करके हमने question को answer किया है। so this is the correct answer, C, all four statements together are required। all four statements are not sufficient to answer the question, ये तो बिल्कुल गलत है, हमने तो करके दिखा दिया है, yes, sir। right। so therefore D is also wrong, so answer is C here। Okay। so next question है choose the group which is different from others। इसको हम ऑड मैन आउट का क्वेश्चन बोलते हैं। 4 ग्रुप्स दिए हैं 17, 37, 47, 97, 31, 41, 53, 67, 71, 73, 79, 83, 83, 89, 91, 97। जब हम इन 4 ऑप्शंस को देखते हैं तो एक सेंस डेवलप होती है कि ये कुछ ऐसे नंबर लग रहे हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, बिकॉज सभी नंबर ऑड भी हैं। अगर हम ऑड इवन के बेसिस पे देखें तो सभी के सभी ही ऑड है, सभी ग्रुप्स में सभी ऑड नंबर है, तो हम ऑड ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी हमें लग रहा है कि ये प्राइम एंड कंपोजिट का चक्र है। पहले मैं ये बता दूं कि जो नंबर हैं उनको हम 2 कैटेगरी में ले लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग। यहाँ वन इज द प्राइम नंबर्स and second is the composite numbers, okay। yes, prime numbers, एक नंबर, कोई भी नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा अगर वो नंबर 1 पे डिविजिबल या अपने आप पे डिविजिबल है सिर्फ, ओनली एंड ओनली, और किसी नंबर के ऊपर डिविजिबल नहीं है, तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक। yes, जैसे हम एक नंबर की बात करते हैं 23। 23 ऐसा नंबर है जिसको या तो आप 1 के ऊपर डिवाइड कर सकते हो या आप 23 के ऊपर डिवाइड कर सकते हो, और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी नंबर पे आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। सो 23 इज ए प्राइम नंबर, राइट। सो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर प्राइम नहीं होते, या जो नंबर 1 एंड अपने आप को छोड़ के किसी और नंबर के ऊपर भी डिविजिबल होते हैं। जैसे मैं 16 ले लेता हूँ, ओके। 16 इज डिविजिबल बाय 1, 16 इज डिविजिबल बाय 16, ये भी ठीक है। 16 इज डिविजिबल बाय 2, 16 इज डिविजिबल बाय 4, 16 इज डिविजिबल बाय 8,
राइट। Yes. प्राइम का तो यही टेस्ट है Yes. कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वन एंड अपने आप के ऊपर डिविजिबल है तो वो प्राइम नंबर है और किसी नंबर के ऊपर डिविजिबल नहीं है। बट कंपोजिट में किसी और नंबर के ऊपर भी डिविजिबल होते हैं, वो Yes. कंपोजिट नंबर होते हैं, राइट। Yes, sir. ये हो गया प्राइम एंड कंपोजिट, राइट। Yes. तो अब अगर मैं इस तरीके से देखता हूँ जस्ट इंस्पेक्शन के मेथड से, तो मुझे पता चल गया कि ये जो 91 है, 91 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, राइट। 13 इंटू 7 91 होता है। सो बाकी सभी प्राइम नंबर हैं। मेरे पास आंसर तो ये आ गया। Yes. अब स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर ए नंबर इज प्राइम और नॉट, राइट। Yes, तो sir. इसके लिए मैं एक सिंपल टेस्ट की हम बात करेंगे कि कोई भी नंबर, लेट सपोज हम इसमें से 83 ले लेते हैं, टू सी वेदर 83 इज कंपोजिट और प्राइम। Okay. तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखना है, हमने उसका स्क्वायर रूट लेना है। 83 का स्क्वायर रूट है जो वो कितना रहेगा, 9 पॉइंट राइट समथिंग रहेगा। Yes, sir. तो अब मैंने क्या करना है, 9 पॉइंट समथिंग से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं मैं सभी ले लेता हूँ। Okay. ओके, कितने प्राइम नंबर्स हैं, एक नंबर है 2, एक नंबर है 3, एक नंबर है 5, एक नंबर है 7, राइट। सो डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान में रखना कि 1 है जो, दैट इज नीदर कंपोजिट नॉट प्राइम। 1 को हम कंपोजिट में भी नहीं कंसिडर करते, प्राइम में भी नहीं कंसिडर करते। सो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 है। अब मैंने देखना है कि वेदर 83 इज डिविजिबल बाय ऑल ऑफ दीज यू कैन से प्राइम नंबर्स और एनी ऑफ दीज प्राइम नंबर्स, राइट। इफ 83 is divisible by any of these prime numbers 2, 3, 5, 7, so then 83 will be a composite number, not a prime number. Yes. If it is not divisible by any of these numbers 2, 3, 5, 7, किसी पे भी divisible नहीं है, तो 83 एक प्राइम नंबर रहेगा। अब देखते हैं 83 2 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। 2 के ऊपर वही नंबर डिविजिबल होगा जिस नंबर का यूनिट डिजिट 0 या इवन नंबर होगा। Yes. क्लियर। सो वो तो नहीं है, नहीं डिविजिबल। 3 के ऊपर डिविजिबल वही नंबर होगा जिस नंबर के डिजिट्स का सम 3 के ऊपर डिविजिबल होगा। 8 एंड 3 का सम 11 है, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो नहीं, ये भी नहीं डिविजिबल 3 के ऊपर भी। नहीं। 5 के ऊपर वही नंबर डिविजिबल होगा जिस नंबर का यूनिट डिजिट या 5 होगा या 0 होगा, Yes, sir. क्योंकि 5 के टेबल में क्या है, या तो यूनिट डिजिट पे 5 आएगा सभी Yes. यू कैन से स्टेप्स में, या फिर 0 आएगा। आएगा। तो 5 यहाँ 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, ये भी नहीं। Yes. 7 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट है कि जैसे नंबर 83 है, इसका यूनिट डिजिट ले लो, 3 है यूनिट डिजिट, इसको डबल कर दो, कितना आ गया, 6 आ गया। Yes, sir. इस डिजिट को छोड़ के बाकी डिजिट जो लेफ्ट हैंड साइड पे, उन डिजिट्स से जो नंबर बनता है वो नंबर ले लो। यहाँ 8 बन रहा है, 8 एंड इसके डबल का डिफरेंस ले लो, क्या है, 2। वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, नहीं डिविजिबल, इसलिए 83 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। Okay. क्लियर। Yes, सो sir. देयरफॉर वी कैन से दैट 83 इज ए प्राइम नंबर। Yes. सिमिलरली हम 91 लेके देख लेते हैं। Okay, sir. जो 91 है, 91 का सबसे पहले स्क्वायर रूट, वो भी 9 पॉइंट समथिंग आएगा। 9 पॉइंट समथिंग से नीचे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं, 2 हैं, 3 है, 5 है, 7 है। Yes. 91 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बिकॉज 91 का यूनिट डिजिट इवन नंबर नहीं है। 3 वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी के लिए इसके डिजिट्स का सम 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। 9 + 1 इज इक्वल टू 10, 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, Yes. सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 पे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 5 पे डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट आइदर 0 और 5 होना चाहिए, Yes, sir. सो ये भी नहीं है। 7 पे डिविजिबिलिटी देख लेते हैं इसकी। 91 का जो यूनिट डिजिट है 1 है, Yes, sir. 1 का डबल करेंगे क्या आ गया, 2,
1 को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिजिट्स जो नंबर बनाते हैं वो कितना नंबर है 9, 9 माइनस 2, 9 एंड इसका डिफरेंस ले लेना है 7, 7 इज डिविजिबल बाय 7, Yes. so therefore 97 91 is divisible by 7, Yes. so we can say that 91 is not a prime Prime number, number. 91 is a composite Composite number, number. right? Similarly हम एक और नंबर लेके देख लेते हैं यहाँ, Okay, sir. राइट? लेट्स सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ 1 2 3 4 9, whether this number is divisible by 7 or not, right? Okay, yes. तो अगर ऐसा नंबर हो तो हमने क्या करना है, यूनिट डिजिट ले लेना है, उसका डबल कर लेना है, उसका डबल कितना हो गया 9 का डबल कितना हो गया 18 हो गया। जो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे बन रहा है 9 को छोड़ के 1 2 3 4 नंबर बन रहा है, Yes, sir. उसमें से 9 का डबल यूनिट डिजिट का डबल माइनस कर देना है, कितना बन गया 1216 बन गया, Yes. राइट? और आगे चलते हैं क्योंकि ये तो फिर डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इजी करते हैं इसको। फिर यूनिट डिजिट पे 6 आ गया, Yes, sir. 6 का डबल कर लेते हैं 12 हो गया, Yes. राइट? हमारे पास अब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट्स हैं वो कितना नंबर बनाते हैं 1 to 1, 1 to 1 से हम 12 माइनस कर देते हैं, कितना रह गया 109 रह गया। अब फिर और छोटा कर लेते हैं इसको, 9 है यूनिट डिजिट, फिर इसका डबल कर लेते हैं, कितना हो गया 18 हो गया। Yes, sir. अब हम क्या करेंगे 10 एंड 18 का डिफरेंस देख लेंगे क्योंकि 9 को छोड़ के लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिजिट्स हैं वो कौन सा नंबर बना रहे हैं 10 बन रहा है, Yes, sir. 10 एंड 18 का डिफरेंस, साइन इग्नोर कर देना है, कितना आ गया 8, Okay. 8 is not divisible by 7, Seven, so yes. therefore 1 2 3 4 9 is not divisible by 7, Seven. so इस तरीके से हम 7 की डिविजिबिलिटी को देखते हैं। so ये था क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया डी, D. राइट? सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो 5 क्वेश्चंस आज मैंने लिए थे 2023 के सीसेट के पेपर के, तो 5 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। होप आपको अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट, अपनी राय, अपने क्वेश्चंस, क्वेरीज को आप कमेंट के थ्रू पोस्ट कर सकते हो। मैं उनको देख के आपकी जो क्वेरी है उसको एड्रेस ज़रूर करूँगा, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर दूँगा। दिस इज़ ए novel initiative by Takshashila School of Civil Services. Takshashila School of Civil Services is a premier institute of the Northeast India, and this is the only institute in Guwahati which is dedicated exclusively to the UPSC Civil Services examination. हम यहाँ कोई और एग्जामिनेशंस की तैयारी नहीं करवाते। सो देयरफॉर हमारा पर्पज़ ये है उसके पीछे कि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, हमारी क्वालिटी डिल्यूट ना हो द अदर एग्ज़ाम्स को इंक्लूड करके। सो दिस इज़ द बेसिक पर्पज़। तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज में बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। वी हैव ड्रॉन द फैकल्टी फ्रॉम द वेरियस कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल फैकल्टी थी जो हम उसको लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तक्षशिला स्कूल ऑफ सिविल सर्विसेज नए बैचेस कमेंस करने जा रहा है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए एंड इसका बेनिफिट लीजिए। ये जो हमारी सीरीज़ है PYQs डिस्कशन की, ये चलती रहेगी। डेली हम कोई ना कोई वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपके लिए अपलोड करते हैं। सो जुड़े रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक। Thank you, sir.